ठीक है बच्चे, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी यानी अब तक आपने नॉर्मल टैक्स की बात की, जो आपने अब तक कमाया, आपकी इनकम थी। जब आप सिर्फ अपनी इनकम पे डायरेक्टली टैक्स पे कर रहे थे तो वो आपके डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आपने इनकम टैक्स पे कर दिया। हमने जीएसटी की बात की, इनडायरेक्ट टैक्सेस को कंबाइन करके एक नया टैक्स बना दिया गया जिसको हमने जीएसटी कहा। तो अब हमारे दो तरह के टैक्सेस हो गए, इनकम के ऊपर अलग से दे दिया और अगर आप बिजनेसमैन हो तो अलग से दे दिया। अब हमने बात करनी है कि बिजनेस के अंदर जब आप जीएसटी वाली बात कर रहे हो, आप जब इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको अलग से टैक्सेस देने होते हैं। जैसे अगर आप सिर्फ इंडिया में ही बिजनेस कर रहे हो तो आपको जो टैक्सेस पे करने हैं वो तो इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग करने ही करने हैं, जो भी आपने जीएसटी में पढ़े हैं। अब हमने कहा है कि जब हम अपनी गुड्स को, यानी कि कोई मैन्युफैक्चरर या कोई सप्लायर या इंडिया का कोई पर्सन अपनी गुड्स को इंडिया में नहीं बल्कि बाहर बेचना चाहता है, तो इसका मतलब वो एक्सपोर्ट कर रहा है। वो बाहर से लेके यानी इंपोर्ट करके फिर अपने देश में बेचना चाहता है, तो पहले तो वो इंपोर्ट करेगा तभी तो अपनी इंडिया में बेचेगा। अब जैसे ही कोई व्यक्ति इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करता है, यानी कि या तो गुड्स का आयात करता है या निर्यात करता है, ठीक है, तो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट आपने जो भी किया, यहाँ पे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इंडियन कस्टम्स ड्यूटी की बात करेंगे। आई रिपीट, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के केस में इंडियन मैन्युफैक्चरर्स इंडियन सप्लायर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके बिजनेस को सेफ रखने के लिए इंडिया में कस्टम्स ड्यूटी लगाई जाएंगी। हमें फॉरेनर से मतलब नहीं है, हमें इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को प्रोटेक्ट करना है, जिसके लिए हम इंडियन कस्टम्स लॉ को स्टडी करेंगे। अब हमारे पास सबसे पहले आता है बेसिक्स, यानी कि इसमें क्या क्या इंक्लूड करना है। सबसे पहले कस्टम, कस्टम मतलब सीमा शुल्क। सीमा शुल्क यानी कि जैसे ही कोई गुड्स इंडिया की सीमा पर एंट्री करते हैं, अगर एक्सपोर्ट है तो भी, अगर इंपोर्ट है तो भी। दूसरी टर्म ड्यूटी, ड्यूटी भी टैक्स का ही एक पार्ट है। स्पेशली जब सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड होने पर कोई स्पेसिफिक टैक्स का रेट उन गुड्स के ऊपर लगाया जाता है जो कि या तो इंपोर्ट हो रही है या फिर एक्सपोर्ट हो रही है, उनको हम कस्टम ड्यूटी कहेंगे। रिपीट कर रही हूँ, ड्यूटी भी टैक्स की ही तरह है, लेकिन ये वो टैक्स है जो कि सिर्फ उन गुड्स पे लगता है जो या तो इंपोर्ट हो रही हैं या एक्सपोर्ट हो रही हैं। अगर आप अपनी ही कंट्री में यानी इंडिया में ही सेल कर रहे हो तो आप नॉर्मल टैक्स पे करोगे, दैट इज़ जीएसटी। अगर वो पर्सन रजिस्टर्ड सप्लायर नहीं है तो वो जीएसटी में नहीं देगा। अगर रजिस्टर्ड सप्लायर है तो वो जीएसटी एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग नॉर्मल टैक्स पे करेगा। लेकिन जब किन्हीं गुड्स को हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने की बात करते हैं तो वहाँ पे हमने कस्टम्स ड्यूटी देनी है, हमें ये स्पेशल टैक्स देने हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किए हुए हैं। अब आपका चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट होता है। आज के एरा में जो भी प्रोडक्ट्स हैं, अगर कोई एक कंट्री प्रोड्यूस कर रही है तो आप टेक्नोलॉजी की हेल्प से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हेल्प से बाकी दूसरी कंट्रीज़ में भी उन गुड्स को बेच सकते हो। यानी कि आपका जो अब ट्रेड है वो इंटरनेशनल लेवल पे हो चुका है, जिसको हम फॉरेन ट्रेड भी बोलते हैं। यानी कि कोई भी एक देश अपनी प्रोडक्शन को दूसरे देशों में बेच सकता है, जिसको हम ग्लोबल मार्केट भी कहते हैं। लेकिन इंडिया में अगर आप किन्हीं गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हो या फिर अगर आपके इंडियन सप्लायर्स बाहर से गुड्स को मंगवा के इंडिया में बेच रहे हैं तो उनके पास ऑप्शन है कि वो इंडिया में खुद भी मैन्युफैक्चर कर सकते थे। इस केस में डोमेस्टिक मार्केट्स को बिल्कुल ओपन नहीं छोड़ा जाता ताकि वो कॉम्पीट ही ना कर पाए। कंपटीशन को फेयर बनाने के लिए, रिपीट कर रही हूँ, कंपटीशन को फेयर बनाने के लिए, ना कि सिर्फ उनको प्रोटेक्ट किया जाए। नहीं, इंडिया में गुड्स मैन्युफैक्चर भी हो सकती हैं और बाहर से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को भी मंगाया जा सकता है। इसलिए कंपटीशन को फेयर और जस्टिफाइड रखने के लिए डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ यानी कि इंडियन इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनको सपोर्ट किया जाएगा सब्सिडीज़ की फॉर्म में या फिर रिलैक्सेशन दे के टैक्स रेट में। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कस्टम ड्यूटी लगा दो और इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को यहाँ पे प्रोटेक्शन मिले। नेक्स्ट पेज पे आइए। हर कंट्री ने अपने आप को सेफ रखने के लिए कुछ ट्रेड के लॉ बनाए हैं, टैरिफ्स बनाए हैं, टैक्सेस बनाए हैं
बच्चे टैक्स और टैरिफ में यहाँ पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ड्यूटी, टैक्स वर्सेस टैरिफ्स। टैक्स आपको पता है जो नॉर्मल टैक्सेस लगते हैं, ड्यूटी जो इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट होने वाली गुड्स पे लगती हैं, टैरिफ जो किसी स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स पे लगती हैं उनको बोलते हैं टैरिफ। रिपीट कर रही हूँ, जो स्पेसिफाइड गुड्स पे लगती हैं उनको टैरिफ बोलते हैं। इनको हम कंबाइंड अगर कर दें सबको, ट्रेड लॉ, टैरिफ, टैक्सेस, ड्यूटी सबको कंबाइन कर दें तो हम कस्टम ड्यूटी बोलते हैं, यानी कि इम्पोर्ट प्लस एक्सपोर्ट वाली ड्यूटी। उसके बाद कस्टम ड्यूटी इन इंडिया ट्रेडिशनल है। इंडिया में जो कस्टम लॉ फॉलो होता है वो 1962 है। इसमें इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जितना भी आप कर रहे हो उनके लिए हमने कानून बनाए हुए हैं। फॉरेन एक्सचेंज को कंजर्व करने के लिए, उनको रोकने के लिए, इंडियन एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए और इम्पोर्ट्स को प्रोहिबिट करने के लिए, इंडियन इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने इंडिया का कस्टम लॉ बनाया 1962 में। फीचर्स की बात करें, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे लगेगा। इंडिया में अगर कोई बैगेजेस यानी कि किसी व्यक्ति का कोई सामान भी अगर आ रहा है उन बैग्स के ऊपर भी लगेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट इसे इकट्ठा करती है और ये जो रेवेन्यू इकट्ठा होगा टैक्स की फॉर्म में सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखेगी, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं देगी। और जितनी भी रेट्स अप्लाई होंगी वो हमें, एक्ट तो बन गया था 1962 में, 63 में ये एनफोर्स हो गया था, लागू होना स्टार्ट हो गया था, 75 में कस्टम टैरिफ एक्ट बनाया गया था जिसमें कस्टम ड्यूटी की अलग अलग दरें दी गई थी। अब आता है कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, यानी इंडियन कस्टम एक्ट में जब इसको बनाया गया तो उसमें किन किन चीज़ों को, किन किन बॉडीज़ को इंक्लूड किया गया। सबसे पहले इंडियन कस्टम एक्ट बनाया गया था 1962 में। 1963 में ये अप्लाई हो गया था पूरे इंडिया में। इससे पहले जो इंडिया में एक्ट था 1878 में, आप ये याद नहीं रख सकते बच्चे, नो नीड, बस आपने ये याद रखना है कि इंडियन कस्टम एक्ट 1962 में आया था। इस एक्ट में ऐसे सारे रूल्स बनाए गए थे जो कि गुड्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, अगर कोई व्यक्ति इंडिया में कोई सामान लेके आ रहा है तो उस बैग के ऊपर भी लगा हुआ था। इन सब चीज़ों के ऊपर हमने जो टैक्स लगाया वो हमारा कस्टम एक्ट के अंडर इंक्लूड हुआ। इसमें क्या प्रोहिबिट किया गया, क्या क्या चीज़ें रोकी गई, इंपोर्ट को कम किया जाए, उस पर प्रतिबंध लगाया जाए और एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए। उसके बाद बॉडी ऑफ कस्टम लॉ में देखो आपको 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहला कस्टम एक्ट 1962, उसके बाद 75 आया जिसमें 2 शेड्यूल बनाए गए। एक शेड्यूल जिसमें इंपोर्ट किस किस तरह का हो सकता है, उनके ऊपर कितना टैक्स लगेगा। दूसरा, एक्सपोर्ट किन किन गुड्स का आप कर रहे हो और उनके ऊपर कितना टैक्स लगेगा। तीसरे, रूल्स, रेगुलेशंस और सर्कुलर नोटिफिकेशंस आए थे, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कस्टम एक्ट को बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी कॉन्ट्रावेशन के ईजिली कंडक्ट कराने के लिए कुछ रूल्स बनाए हैं जो कि कस्टम एक्ट के एक स्पेसिफिक सेक्शन में मेंशन कर दिए। वो रूल्स हो सकते हैं वैल्यूएशन रूल्स, यानी कि जितना आप टैक्स लगाओगे कितनी वैल्यू पे लगाओगे। अगर आप कोई ड्यूटी हटाते हो तो उसके हटाने के लिए क्या रूल्स होंगे। बैगेज, यानी कि अगर कोई बैग आ रहा है, आप सिर्फ बैग से याद रख सकते हो, कोई भी सामान अगर किसी व्यक्ति का कोई आ रहा है तो उसके ऊपर कैसे टैक्स लगना है। उसके बाद आपने कोई कंसेशनल रेट देनी है, वो किस तरह से एप्लीकेबल होगी। रेगुलेशंस, रूल्स और रेगुलेशंस में यहाँ पे ये डिफरेंस है, किसी लॉ को ईजिली चलाने के लिए, किसी काम को अच्छे से करने के लिए जो हम इंस्ट्रक्शंस या गाइडलाइंस देते हैं वो हमारे रूल्स हैं। रेगुलेशंस जो कि एनफोर्स्ड बाय लॉ होते हैं, यानी कि जो कानूनी रूप से जिनको फॉलो करना ज़रूरी होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम ऐसे रेगुलेशंस बनाएगा ताकि हम इंडियन कस्टम एक्ट को ईजिली फॉलो कर सकें। सर्कुलर नोटिफिकेशंस, CBEC का मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। पहले आपने CBDT पढ़ा है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, वो डायरेक्ट टैक्स का था। उसके बाद यहाँ पे एक्साइज कस्टम का अलग बोर्ड है। टाइम टू टाइम ये वाला बोर्ड सर्कुलर्स, नोटिस, इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शंस कॉन्टिन्यूसली इशू करता है ताकि कस्टम एक्ट 1962 को ईजिली फॉलो किया जा सके। उसके बाद क्यों इम्पॉर्टेंट है, इंटरनेशनल ट्रेड को करने के लिए कस्टम ड्यूटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ताकि जो आपका मेन पर्पस यहाँ पे रहेगा वो ये रहेगा कि आपको डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़, यहाँ पे बार बार बोला जाएगा, डोमेस्टिक मतलब इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम कस्टम ड्यूटी इम्पोज करते हैं। एग्जाम्पल इंडिया और यूके का दिया हुआ है। इंडिया से गुड्स गई तो इसका मतलब एक्सपोर्ट किया, इंडिया में गुड्स आई हैं तो इसका मतलब इंडिया ने इम्पोर्ट किया। उसके बाद कस्टम ड्यूटी एंड इंटरनेशनल ट्रेड, हर कंट्री 2 तरीके से बिजनेस कर सकती है, जैसे कस्टम ड्यूटी लगा के या फिर कस्टम फ्री।
लेकिन अगर आप कस्टम फ्री एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हो तो उस कंडीशन में आपकी कंट्री में आपके अपने मैन्युफैक्चरर्स का लॉस हो जाएगा, उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। और एक्सपोर्ट किए गए गुड्स यानी कि एक्सपोर्टर अगर दूसरे कंट्री में अपनी गुड्स को सस्ता करके बेचना चाहता है तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को होने वाले नुकसान से बचने के लिए कस्टम ड्यूटीज़ इम्पोज की जाती हैं, जिसके लिए आप या तो उन्हें सब्सिडीज़ दे सकते हो या फिर उनके ऊपर कस्टम्स लगा सकते हो, कस्टम ड्यूटी लगा सकते हो। क्यों किया जाता है ऐसा? स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को रेवेन्यू देने के लिए, दूसरा अपनी कंट्री के इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इंपोर्ट महंगे हो जाए। जब इंपोर्ट महंगे हो जाएंगे तो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, हो सकता है वो स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स हों, उनके लिए उन गुड्स को मैन्युफैक्चर करना ईजी हो जाएगा। बेनिफिट्स क्या हैं? डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करता है। दूसरा, डिसइक्विलिब्रियम असंतुलन अगर है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, उसको बराबर करता है। तीसरा, स्टेट रेवेन्यू के लिए एक प्रोडक्टिव सोर्स है। जैसे हमने अभी कहा था कि सारा रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखती है, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं देती है। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं भी मिल रहा तो उनकी इंडस्ट्रीज़ तो सेफ हैं। उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज जो कि दुर्लभ हैं उनको सेव करने का काम करती है, क्योंकि अगर आप मिनरल्स या कोई पानी या कोई ऐसी चीज़ रॉ मटेरियल जो कि इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है उसको अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो उस पर हैवी ड्यूटी लगाई जाएगी। उसके बाद डंपिंग से एक्सपोर्टर्स को बचाया जाता है। डंपिंग आई होप बच्चे आपको पता होगा। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को भी सेव किया जाता है, क्योंकि अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो उस कंडीशन में आपकी इंडियन करेंसी को आप कन्वर्ट करोगे फॉरेन एक्सचेंज में। यहाँ पे इंडियन करेंसी को बचाने की बात हो रही है। जितना हो सके आप नेशनल लेवल पे ट्रेड कीजिए। इंटरनेशनल ट्रेड सिर्फ उस कंडीशन में करना चाहिए जब आपकी कंट्री के लिए ऐसा करना बेनिफिशियल हो। डिसएडवांटेजेस क्या हैं या डीमेरिट्स क्या हैं? पहला, आपको चीप मटेरियल नहीं मिलता, चीप गुड्स नहीं मिलते, सस्ती नहीं मिलती और वैरायटी भी नहीं मिलती। इससे ब्लैक मार्केटिंग हो सकती है या फिर मार्केट में तेज़ी आ सकती है, इन्फ्लेशन हो सकता है। थर्ड, आपके जो कस्टम ड्यूटी के रूल्स हैं बहुत डिफ़िकल्ट हैं और उनको अप्लाई करना डिफ़िकल्ट हो सकता है, इसलिए कुछ डीमेरिट्स हैं। टर्म्स और डेफिनेशंस आएंगी आपके पास, वो टर्म और डेफिनेशन अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है हमारे पास एयरक्राफ्ट। आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेने की, एयरक्राफ्ट वेसल ये सब क्या होता है। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि आप एक चीज़ जो ज़मीन पे चलाते हो, ठीक है, दूसरी अगर आप ज़मीन पे ही चला रहे हो तो क्या एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाओगे? नहीं, तब तो आप नेशनल बिजनेस ही नहीं कर लोगे। इंटरनेशनल की क्या रिक्वायरमेंट है। दूसरा, आप उड़ के जा सकते हो, यानी कि एयर के थ्रू जा सकते हो। एयर के थ्रू कर रहे हो, इंटरनेशनल मान लो, एयर के थ्रू कर रहे हो तो जो भी मशीन आपकी गुड्स को हवा के थ्रू एक देश से दूसरे देश में लेके जा रही है, एयरक्राफ्ट। दूसरा, आप पानी वाली लिमिट से जा सकते हो, समुद्री सीमा। जब आप समुद्री जहाज़ या कोई बोट, कोई शिप इसके तरीके से गुड्स को मूव करते हो उसको हम कहेंगे वेसल। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो ये टर्म्स आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने को मिलेंगी। वेसल्स, एयरक्राफ्ट। बैगेज, बैगेज का मतलब कोई भी ऐसा सामान जो इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है या इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है, बहुत लार्ज क्वांटिटी का है, बहुत बड़ा है उसकी क्वांटिटी, लेकिन उसमें मोटर व्हीकल्स इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ लेडिंग, लेटर ऑफ क्रेडिट। बच्चे प्लीज़ इनको एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा, नाम डिफ़िकल्ट है लेकिन बहुत ईजी है। पहला है बिल ऑफ एंट्री। एंट्री से मीनिंग क्लियर है, यानी कि कोई चीज़ एंटर कर रही है, तो क्या एंटर कर रही है यहाँ पे? गुड्स इंपोर्ट होने पे एंटर कर रही हैं। बिल ऑफ एंट्री एक ऐसा सर्टिफिकेट है जब भी कोई व्यक्ति यानी कि कोई इंपोर्टर जब गुड्स को इंपोर्ट करेगा तो वो अपनी कंट्री की कस्टम अथॉरिटीज़ को लिख के देगा कि मैंने क्या मंगवाया है, कहाँ से मंगवाया है। रिपीट कर रही हूँ, बिल ऑफ एंट्री, एंट्री से इसका मीनिंग याद रखो, जो भी गुड्स आपके देश में एंटर कर रही हैं, इंपोर्ट हो रही हैं, तो इंपोर्टर लिख कर अपने देश की कस्टम अथॉरिटीज़ को बताएगा कि उसने कौन सी गुड्स मंगवाई है और कहाँ से मंगवाई हैं। बच्चे बिल ऑफ एंट्री का मीनिंग पता चल गया ना? यस मैम। दूसरा है बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग है, ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, यानी इसके बेसिस पे आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, जैसे एयर कंसाइनमेंट के केस में यूज़ होता है। यहाँ पे आपने क्या करना है, जब भी आपकी गुड्स एयर के थ्रू
बिल ऑफ एंट्री, आपके देश में माल आ गया, माल आने पर आपने रिसीव करने पर अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म किया। दूसरा बिल ऑफ लेडिंग, जब आपकी गुड्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रही हैं, कैसे, एयर के थ्रू, उस केस में जो भी आपकी गुड्स को लेके जाएगा, आई रिपीट, जो भी आपकी गुड्स को एयर के थ्रू लेकर जाएगा, या तो इंपोर्ट करेगा या एक्सपोर्ट करेगा, तो उसको जो लेटर दिया जाता है जो कि उसके पास प्रूफ के फॉर्म में रहेगा, जैसे आपने वो किया था ना, टैक्स इनवॉइस हम कर रहे थे, उसकी कॉपीज़ बनाई थी हमने, 3 कॉपीज़ बनाई थी, पहली रिसिपिएंट रख रहा था, दूसरी ट्रांसपोर्टर रख रहा था, और तीसरी सप्लायर रख रहा था। सेम केस बिल ऑफ लेडिंग, जो भी आपकी गुड्स को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करेगा एयर के थ्रू, उसको सरेंडर की जाती है। उसके बाद है लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक इशू करेगा, रिपीट कर रही हूँ, लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक इशू करता है अगर किसी व्यक्ति ने गुड्स इंपोर्ट की हैं तो उसकी इंपोर्ट के बदले में उसने जो पेमेंट करना है वो अपने बैंक को बोल देगा। तो बैंक सेलर को, यानी कि जिसने गुड्स बेची हैं, उस व्यक्ति को इंस्ट्रक्ट करेगा, उसको बताएगा, सेलर को इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपकी पेमेंट के लिए इस व्यक्ति ने हमें बोला हुआ है। ये है लेटर ऑफ क्रेडिट, यानी कि इंपोर्टर के बिहाफ पे उसका बैंक सेलर को पेमेंट करता है। तो पेमेंट करने के लिए जो लिख के हम टर्म यूज़ करते हैं, एक नोट बना के देते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को ही हम कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ लेडिंग और बिल ऑफ एंट्री सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में बनाया जाता है, अदरवाइज नहीं बनाया जाता। अगर आप इंडियन ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो तो हमने पहले पढ़ा था NEFT और RTGS। 50,000 तक है तो हम NEFT करा देंगे, 50,000 से ज़्यादा है, देश के किसी भी स्टेट में है, तो हम RTGS करा देंगे। लेकिन अगर इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है तो उस कंडीशन में आप किसी स्पेसिफिक बैंक को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के बदले में पेमेंट करने या पेमेंट रिसीव करने के लिए जब लेटर इशू कराते हैं, जो नोट आप बनवाते हो, उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। उसके बाद है कोस्टल गुड्स। कोस्टल गुड्स यानी कि जो किसी देश के तटीय क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पे हमने गुड्स लेनी है, सिर्फ इंपोर्टेड गुड्स के सिवा बाकी सारी गुड्स आपने लेनी है। यानी कि जब गुड्स आपकी किसी वेसल, समुद्री सीमा के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, तो एक पोर्ट से, एक बंदरगाह से दूसरी बंदरगाह पे कस्टम एरिया और कस्टम स्टेशन। कस्टम स्टेशन यानी कि बहुत बड़ा एरिया जहाँ पे आपकी गुड्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होती हैं। एयरपोर्ट हो सकता है, लैंड कस्टम्स हो सकते हैं। दूसरा एरिया, उस बहुत बड़े स्टेशन में एक छोटा पार्ट जहाँ पे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की गई गुड्स को रखा जाता है तब तक जब तक कि आपकी वो गुड्स, वो अथॉरिटी क्लियर ना कर दे कि आप इनको या तो इंपोर्ट करके देश में एंट्री करवा सकते हो या फिर इनको एक्सपोर्ट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने कुछ इंपोर्ट किया है तो वो उस एरिया में आके रुक जाएगा, वो वहाँ पे पहले कस्टम वाली अथॉरिटीज़ उन्हें चेक करेंगी, अगर वो गुड्स ओके हैं, उनमें कोई बम वगैरह नहीं है, तभी वो इंडिया में एंट्री कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो उसी कस्टम एरिया से रिजेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद है ड्यूटी। ड्यूटी यानी कि आपने पढ़ लिया, जो भी टैक्स आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगना है। ड्यूटीएबल गुड्स, जिनके ऊपर टैक्स लगना है, यानी कि टैक्स ड्यू है बट नॉट पेड, जिसको आप आउटस्टैंडिंग बोलते हो, टैक्स ड्यू बट नॉट येट पेड। उसके बाद एक्सपोर्ट, इंडिया से गुड्स को बाहर भेजना। इंपोर्ट, गुड्स को इन कराना। एक्सपोर्ट गुड्स, गुड्स को भेजना। एक्सपोर्टर, नॉर्मली अभी आपको पता है जो व्यक्ति ट्रांजेक्शन्स करता है, जो व्यक्ति गुड्स को बाहर भेज रहा है वो एक्सपोर्टर। लेकिन यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, गुड्स से संबंधित कोई व्यक्ति एक्सपोर्टर तभी हो सकता है उसने, उसके एक्सपोर्ट की एंट्री कब हुई है और उसका एक्सपोर्ट रियल में कब हुआ है, यानी कि उसने एंट्री किस दिन कराई है और किस दिन सच में उसकी गुड्स देश से बाहर गई हैं। ये टाइम गैप तब तक आएगा जब तक आपकी गुड्स कस्टम एरिया में रखी हैं। कस्टम एरिया वो वाली जगह जहाँ पे गुड्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होने से पहले वहाँ पे थोड़े टाइम के लिए रखी रहती हैं। उसके बाद है फॉरेन गोइंग वेसल, विदेश आने जाने वाला कोई भी वाहन, वो समुद्री सीमा से हो सकता है या एयर के थ्रू हो सकता है। ऐसा कोई भी साधन जिसके थ्रू आप गुड्स या पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हो, वो इंडिया में आ भी सकता है और इंडिया से जा भी सकता है। जैसे
आपके नेवल वेसल यानी कि आपके जो समुद्र में अंडरग्राउंड होके जो चलते हैं, पानी के ऊपर से जो चलते हैं और जो हवा में उड़ रहे हैं, ये सारे आपको इंक्लूड करने हैं। गुड्स में आपको क्या इंक्लूड करना है? स्टोर्स, बैगेज, आपकी कोई करेंसी, आपकी कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जैसे अभी हमने लेटर ऑफ क्रेडिट किया। अगर आप बाय एयर अपनी गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, बाय वेसल कर रहे हो, उस केस में आप यहाँ पे ट्रांसपोर्टर का ही मीनिंग ले लीजिए। जब आप गुड्स को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करा रहे हो तो वो अपने साथ लेके जाएगा ना, इसलिए वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। अगर आप कोई और मूवेबल प्रॉपर्टी एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर रहे हो तो कस्टम ड्यूटी एक्ट के अंडर उन्हें भी गुड्स ट्रीट किया जाएगा। इंपोर्ट हमें पता है, गुड्स को इंडिया में मंगवाना। इंपोर्टेड गुड्स, अगर किन्हीं गुड्स को मंगवा रहे हैं तो उन गुड्स को जो कि सिर्फ नॉर्मल कंजम्पशन के लिए आप यूज़ नहीं कर रहे हो, बल्कि उन्हें अपने देश में मंगवा के उन्हें आगे फर्दर सेल करोगे। इंपोर्ट मैनिफेस्ट का मतलब आपने जो कुछ भी इंपोर्ट किया है उसकी रिपोर्ट बना के देना, यानी कि उसके लिए प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देना जो कि आपको कस्टम अथॉरिटीज़ को देनी ज़रूरी है। इंपोर्टर, आपने जो कुछ भी इंपोर्ट किया, जिस दिन आपने इंपोर्ट का ऑर्डर दिया और जिस दिन आपके पास वो इंपोर्ट होके गुड्स आई। प्रोहिबिटेड गुड्स यानी कि प्रतिबंधित माल, वो माल जिसके लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना कस्टम एक्ट के या इंडिया के किसी भी एक्ट के अंडर जिसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया, आप उसको नहीं कर सकते हो। अगर प्रतिबंधों के साथ भी कुछ गुड्स को आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हो तो प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करके ही आप उन गुड्स को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हो। स्टोर यानी कि ऐसी जगह जैसे आप अपने घर का एक्स्ट्रा सामान स्टोर रूम में रख देते हो, जैसे ही आपको चाहिए आप वहाँ से निकाल लेते हो। स्टोर मीन्स उस एयरक्राफ्ट पे या उस समुद्री जहाज पे ऐसी जगह जहाँ पे जैसे ही आपको किन्हीं गुड्स की रिक्वायरमेंट है आप वहाँ से निकाल सकते हो। उसके बाद स्मगलिंग यहाँ पे आएगा बच्चे, कोई भी गुड्स के रिलेटेड कोई भी ऐसा एक्ट या कोई भी ऐसी गलती जो आप कर रहे हो जिससे गुड्स को जब्त किया जा सकता है। आई रिपीट, अगर गुड्स से संबंधित आप कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हो जो कि कस्टम एक्ट के प्रोविजंस के अगेंस्ट है तो ऐसी गुड्स को किसी भी समय जब्त किया जा सकता है। वेयर हाउस, आपका गोदाम, आपका ऐसा गोडाउन कोई भी ऐसी जगह हो सकती है जो कि कस्टम एक्ट के अंडर लाइसेंस्ड जगह है, उसी को हम वेयर हाउस डिक्लेयर कर सकते हैं। वेयर हाउस गुड्स, जो भी गुड्स हमने उस गोदाम में रखी हैं उनको हम वेयर हाउस गुड्स बोल सकते हैं। बच्चे दैट्स ऑल फॉर बेसिक्स ऑफ कस्टम ड्यूटी।